हेलो दोस्तों, मेरे चैनल R2 पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब तक आपने मेरी कहानी मेरा जलता प्यार का भाग 5 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। तो ओके, मम्मी के पहले से ही 25 मीन्स कॉल थे और अभी भी फोन बज रहा था। मोक्ष ने फोन उठाकर अपने कान पर लगाया तो उसकी माँ रो रही थी। अपनी माँ की बात सुन मोक्ष को और एक झटका लगा था। उसने अपने कपड़े पहने और भागता हुआ वहां से बाहर चला गया। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ और राज अंदर आया। डोर नॉक होने से मोक्ष अपनी यादों से बाहर आया था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मन में बोला, उस दिन मैंने क्यों तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। रात में तो मैं नशे में था, पर सुबह तो एक बार देख तो सकता था। तभी राज ने अंदर आकर एक पेपर मोक्ष की तरफ बढ़ा दिया और बोला, सर ये उस मेडिसिन की इंफॉर्मेशन है जो आपने उस दिन मुझे मेडिसिन का रैपर दिया था। इतना बोल राज वहां से चला गया था। मोक्ष ने जब उस पेपर को पढ़ा तो वो हैरान हो गया था। वो एक ऐसी मेडिसिन थी जो सिर्फ कुछ ही पेशेंट पर यूज होती थी। ये मेडिसिन बॉडी को थोड़े टाइम के लिए सून कर देती थी, जैसे इंसान पैरालाइज हो गया हो और चाहकर भी खुद को हिला नहीं पाता था। ये मेडिसिन काफी केयरफुली यूज की जाती थी। ये मेडिसिन एक तरह से इंसान के इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करती थी। कोई अगर हद से ज्यादा किसी बात का प्रेशर को झेल नहीं पा रहा हो तो ये यूज करते हैं। मोक्ष बस उस पेपर को देख रहा था। वो समझ रहा था कि उसने जब आरोही को अपने साथ सोने के लिए मजबूर किया था तो उसने इस मेडिसिन को खा लिया था ताकि अपने माइंड को स्ट्रेस से बचा सके, नहीं तो उसे फिर से पैनिक अटैक आ जाता। ये बात जान मोक्ष को फिर से अपने दिल में कसक सी महसूस हो रही थी। इधर आरोही दक्ष को खाना खिला रही थी और आज हॉस्पिटल की तरफ से उसके लिए भी खाना आया था तो वो भी खा रही थी। आरोही को आगे के बारे में सोचना था। उसकी सारी सेविंग से उसने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया था और अब वो ऑफिस भी नहीं जा सकती थी। दक्ष को उसके केयर की जरूरत थी। वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और उसे छोड़कर वो ऑफिस नहीं जाना चाहती थी, पर उसे अपने और दक्ष के खर्च के लिए पैसों का अरेंजमेंट करना था। आरोही ऑफिस के बाद जब घर पर दक्ष सो जाता था तो एक्स्ट्रा काम करती थी। ऑफिस की पेंडिंग पड़ी फाइल्स को रीकवर कर देती थी तो उसे उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे। तो अब वो सोच रही थी, अगर ऑफिस नहीं जा सकती तो घर पर रहकर तो काम कर ही सकती थी। क्या करेगी अब आरोही आगे, और मोक्ष ने क्यों कहा है एक रूम तैयार करने के लिए। दोस्तों, इस महा एपिसोड में बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। धन्यवाद। 26 रात का काम। अब आगे आरोही को आगे के बारे में सोचना था। उसकी सारी सेविंग से उसने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया था और अब वो ऑफिस भी नहीं जा सकती थी। दक्ष को उसके केयर की जरूरत थी। वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और उसे छोड़कर वो ऑफिस नहीं जाना चाहती थी, पर उसे अपने और दक्ष के खर्च के लिए पैसों का अरेंजमेंट करना था। आरोही ऑफिस के बाद जब घर पर दक्ष सो जाता था तो एक्स्ट्रा काम करती थी। ऑफिस की पेंडिंग पड़ी फाइल्स को रीकवर कर देती थी तो उसे उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे। तो अब वो सोच रही थी, अगर ऑफिस नहीं जा सकती तो घर पर रहकर तो काम कर ही सकती थी। और इस बारे में उसने अपने ऑफिस में बात कर ली थी। ऑफिस में सबको पता था आरोही का एक 4 साल का बेटा है। कई बार आरोही दक्ष को अपने ऑफिस लेकर जाया करती थी। जब दक्ष के प्ले स्कूल को छुट्टी होती थी तब वो दक्ष को अपने साथ ऑफिस लेकर जाती। अब उसे अपने घर से अपना लैपटॉप लाना था, पर वो दक्ष को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। अगर थोड़ी देर भी आरोही उससे दूर हुई तो दक्ष रोने लगता था। घर पर भी वो अकेला नहीं रहता था और हॉस्पिटल में अकेला नहीं रहने वाला था। आरोही ने सोचा था दक्ष के सो जाने के बाद वो जल्दी से घर जाकर अपना सामान लेकर आ जाएगी, पर वो नहीं जा पाए। दूसरे दिन दक्ष का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा, मिस आरोही आपका बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया है, तो आज आप दक्ष का डिस्चार्ज ले सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर आरोही ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, मैं अभी सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूँ। तो डॉक्टर भी वहां से चले गए। दक्ष ने जब सुना कि वो अपने घर जा सकता है तो वो खुशी से बेड पर कूदने लगा। आरोही ने जल्दी से उसे पढ़कर बेड पर बिठाकर कहा, दक्ष संभल कर बच्चा, गिर जाओगे। हम घर जा रहे हैं, पर अभी भी तुम ऐसे उछल कूद नहीं कर सकते। तुम्हारी चोट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है।
आरोही की बात सुन दक्ष ने मुंह बनाते हुए कहा, पर डॉक्टर ने अभी अभी तो कहा कि मैं ठीक हो गया हूं, तो मैं खेल सकता हूं मम्मा। दक्ष की बात सुन आरोही ने उसे घूरते हुए कहा, हम हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं, पर अभी भी तुम काफी कमजोर हो, तुम्हें आराम करना होगा, वरना मैं तुम्हें घर में अकेला छोड़कर ऑफिस चली जाऊंगी। आरोही की बात सुन दक्ष ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, ठीक है मम्मा, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, पर आप मुझे अकेला मत छोड़ो मम्मा। उसका उदास चेहरा देख आरोही को बुरा लगा। उसने झट से दक्ष को अपने सीने से लगा लिया और उसके सर को सहलाने लगी। वो बोली, नहीं बेटा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। इतना बोल वो उसके सर को बार बार चूम रही थी। डोर पर खड़े होकर मोक्ष उन दोनों को देख रहा था और आरोही को ऐसे बार बार दक्ष को किस करते देख अपनी मुट्ठी बना खड़ा था। उसके आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। कुछ मिनट बीत गए थे, पर फिर भी आरोही दक्ष को अपने सीने से लगाकर बैठी थी और अब मोक्ष से और बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो अंदर जाकर बोला, चलो यहां से। मोक्ष की बात सुनकर आरोही उसे हैरानी से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था मोक्ष यहां क्यों आया है। आरोही बोली, सर मैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर घर चली जाऊंगी, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। वो दक्ष के सामने और कुछ नहीं बोल पा रही थी। आरोही की बात सुनकर मोक्ष ने उसे घूरते हुए कहा, अब तुम मेरे लिए काम करती हो तो अब से तुम मेरे विला में रहोगी और तुम अपना काम और अपने बेटे दोनों को संभाल सकोगी। मोक्ष की बात उसके सर से ऊपर से जा रही थी। आरोही ने कहा, मैं अपने घर पर रहकर भी आपका काम कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे आपके घर पर रहने की जरूरत नहीं है। आरोही की बात सुनकर मोक्ष के दिमाग में कुछ आया। उसे पता था वो उसकी बात इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। मोक्ष ने आरोही को देखते हुए कहा, तुम मेरा काम करती हो तो तुम्हें पता है ना, वो काम रात में ही किया जाता है, और क्या तुम हर रोज रात को अपने बेटे को अकेला छोड़कर मेरे पास आ सकती हो। ये बोल उसने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए उसे देखा। आरोही तो उसकी बात सुनकर दंग थी। दक्ष को किसी से ज्यादा मिलने जुलने की आदत नहीं थी। आरोही ने उसे अकेले पाला था। उसने कभी भी दक्ष को अपने से दूर नहीं रखा था। दक्ष को बस आरोही की आदत थी, और जब भी मोक्ष उस रूम में आता था, दक्ष या तो सोया होता था या फिर उससे मुंह फेर कर बैठा होता था। अभी भी वो दूसरी साइड मुंह कर आरोही के गोद में उसके गले से लगा बैठा था, पर वो मोक्ष की बात सुन रहा था। उसने जैसे ही सुना कि उसकी मम्मा उसे रात भर अकेला छोड़कर काम पर जाने वाली है, दक्ष ने अपने छोटे छोटे हाथ आरोही के गले पर और जोर से कस दिए। दक्ष इस हरकत से आरोही ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया, पर वो समझ गई थी मोक्ष की बातों से दक्ष ऐसे रिएक्ट कर रहा है। उसे मोक्ष पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो चुप रही। मोक्ष का कोई भरोसा नहीं था, वो कब क्या बोल दे, और दक्ष के सामने वो ऐसा कुछ नहीं आने देना चाहती जिससे उसके मासूम दिल पर असर हो। क्या करेगी अब आरोही? क्या वो मोक्ष के विला जाएगी या फिर अपने घर? 27 वार्मनेस। अब आगे दक्ष या तो सोया होता था या फिर उससे मुंह फेर कर बैठा होता था। अभी भी वो दूसरी साइड मुंह कर आरोही के गोद में उसके गले से लगा बैठा था, पर वो मोक्ष की बात सुन रहा था। उसने जैसे ही सुना कि उसकी मम्मा उसे रात भर अकेला छोड़कर काम पर जाने वाली है, दक्ष ने अपने छोटे छोटे हाथ आरोही के गले पर और जोर से कस दिए। दक्ष इस हरकत से आरोही ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया, पर वो समझ गई थी मोक्ष की बातों से दक्ष ऐसे रिएक्ट कर रहा है। उसे मोक्ष पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो चुप रही। मोक्ष का कोई भरोसा नहीं था, वो कब क्या बोल दे, और दक्ष के सामने वो ऐसा कुछ नहीं आने देना चाहती जिससे उसके मासूम दिल पर असर हो। अपनी बात पर आरोही को कुछ ना बोलते देख मोक्ष अब उसे बुरी तरह घूर रहा था, पर जब उसने देखा कि दक्ष किस तरह उसे गले लगा हुआ है और उसे छोड़ नहीं रहा है, उन दोनों को ऐसे गले लगे देख मोक्ष को फिर से जलन हो रही थी और उसका मन कर रहा था कि दक्ष को उससे अलग कर दे। और तभी मोक्ष ने आगे बढ़कर दक्ष को अपनी गोद में उठा लिया। दक्ष ने जब ये महसूस किया कि उसकी मम्मा के गोद से उसे किसी ने उठा लिया है, तो दक्ष ने अपना सर ऊपर कर मोक्ष को देखा। मोक्ष का चेहरा उसे शांत लग रहा था, तो वो डरा नहीं था मोक्ष को देखकर। पर आरोही बेहद डर गई थी। जब मोक्ष ने दक्ष को अपनी गोद में उठाया तो उसे एक पल ऐसा लगा जैसे मोक्ष उससे उसका बच्चा छीन लेगा। आरोही इतना डर गई थी कि उसका बच्चा मोक्ष के पास ना होकर किसी शैतान के पास हो। मोक्ष ने जैसे ही दक्ष को अपनी गोद में लिया था, उसे एक अजीब सा सुकून मिला था।
उसका दिल वॉर्म से भर गया था और अपने आप ही उसका चेहरा शांत हो गया था। एक मोक्ष इन 5 सालों में किसी को भी अपने करीब नहीं आने दिया था, अपने फैमिली को भी नहीं। उसने अपने छोटे भाई को भी कभी एक हक तक नहीं किया था। पर आज दक्ष को अपने पास पाकर उसे अच्छा लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। ये दूसरी बार था जब इनका आई कांटेक्ट हुआ था और दोनों को एक दूसरे से अपनापन महसूस हो रहा था। मोक्ष ने उसके छोटे से हाथ को अपने गर्दन पर लेपेटा और उसके सर को अपने कंधे पर रखते हुए बोला, तुम्हारी मम्मा ज्यादा काम करने से थक गई है, तुम मेरे गोद में बैठो। मोक्ष उसकी पीठ को सहला रहा था। दक्ष भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसने अपना सर वैसे ही रहने दिया। आज पहली बार वो अपनी मम्मा को छोड़ किसी के इतने करीब गया था। आरोही तो शॉक में थी उन दोनों को देखकर। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दक्ष उसके पास इतने आराम से बैठ गया था और मोक्ष का हमेशा गुस्से में रहने वाला चेहरा आज कितना ज्यादा शांत लग रहा था। मोक्ष ने बस आरोही को एक नजर देखा और बाहर जाते हुए बोला, हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, अब चलो यहां से। ये बोल वो सीधा बाहर निकल गया। आरोही के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय उसके पीछे जाने के। वो दक्ष को उसकी गोद से वापस लेना चाहती थी और उसकी शक्ल देखकर ये बात मोक्ष समझ गया था, पर ना जाने क्यों उसे दक्ष को अपने गोद में ही रखना था। इसीलिए आरोही को कोई भी मौका दिए बिना ही मोक्ष उसे लेकर बाहर चला गया था। आरोही बस उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसके पीछे जा रही थी। अब तक वो बाहर आ चुके थे। मोक्ष ने वैसे ही दक्ष को अपने गोद में लिए गाड़ी में बैठ गया तो आरोही भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। अब दक्ष ने धीरे से अपना सर उठाकर आरोही को देखा और बोला, मम्मा आप आराम से बैठो, मैं यहाँ ठीक हूँ। वो आरोही के चेहरे पर टेंशन देख रहा था। मोक्ष ने जब ये सुना तो हैरान रह गया। दक्ष उसके पास इसलिए चुप बैठा था ताकि उसने कहा था उसकी मम्मा थक गई है, वो उसे आराम देना चाहता था। दक्ष को आरोही की इतनी फिक्र करता देख उसे हैरानी हो रही थी। दक्ष अभी कितना छोटा था, फिर भी काफी समझदार था। दक्ष ने अब मोक्ष की तरफ देखा और बोला, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे हमारे घर पर रहना ही अच्छा लगता है, पर मैं अकेला नहीं रह सकता। आरोही भी दक्ष को देख रही थी और उसकी बातें भी सुन रही थी। उसे अब समझ आया था दक्ष इतने आराम से उसकी सारी बातें क्यों मान रहा था। आरोही के आंखों में न चाहते हुए भी पानी भर आया था। उसने अपना सर दूसरी तरफ कर अपने आंसू साफ किए, पर मोक्ष ने उसकी ये हरकत नोटिस कर ली थी। उसका पूरा ध्यान आरोही पर ही था। पर दक्ष के सवाल पर वो बोला, हम मेरे घर जा रहे हैं और तुम्हें वो घर जरूर पसंद आएगा। क्या करेगा अब मोक्ष आगे? और मोक्ष आरोही और दक्ष को क्यों लेकर गया है अपने विला? क्या इसके पीछे मोक्ष की कोई चाल है आरोही को परेशान करने के लिए? 28 मोक्ष के घर में आरोही। अब आगे दक्ष को आरोही की इतनी फिक्र करता देख उसे हैरानी हो रही थी। दक्ष अभी कितना छोटा था, फिर भी काफी समझदार था। दक्ष ने अब मोक्ष की तरफ देखा और बोला, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे हमारे घर पर रहना ही अच्छा लगता है, पर मैं अकेला नहीं रह सकता। आरोही भी दक्ष को देख रही थी और उसकी बातें भी सुन रही थी। उसे अब समझ आया था दक्ष इतने आराम से उसकी सारी बातें क्यों मान रहा था। आरोही के आंखों में न चाहते हुए भी पानी भर आया था। उसने अपना सर दूसरी तरफ कर अपने आंसू साफ किए, पर मोक्ष ने उसकी ये हरकत नोटिस कर ली थी। उसका पूरा ध्यान आरोही पर ही था। पर दक्ष के सवाल पर वो बोला, हम मेरे घर जा रहे हैं और तुम्हें वो घर जरूर पसंद आएगा। अब दक्ष ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी एक बड़े से विला के सामने आकर रुकी। श्लोक दक्ष को लेकर बाहर आया तो दक्ष इतने बड़े घर को देखकर चौंक गया था। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सब देख रहा था। उसे गार्डन देखना था और उसने मोक्ष को उस तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे वो देखना है। तभी आरोही ने मोक्ष के पास आकर दक्ष का हाथ पकड़ उसे अपने पास ले लिया और उससे बोली, ये सब तुम बाद में देख लेना, अभी तुम्हारे दवाई का टाइम हो गया है। और वो उसे लेकर अंदर जाने लगी। मोक्ष ने जब दक्ष का हाथ छोड़ा तो उसे एक खालीपन महसूस होने लगा था। उसने अपना सर झटका और अंदर आ गया। आरोही के लिए इतने बड़े विला में रहना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर दक्ष के लिए सब नया था और उसके चेहरे पर क्यूरोसिटी साफ दिखाई दे रही थी। तभी वहां एक लेडी आई। उनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होगी। उन्होंने वहां आकर जब दक्ष को देखा तो मुस्कुराकर दक्ष को अपने पास बुलाया। दक्ष अपनी मम्मा को देखने लगा था। आरोही को पता नहीं था कि वो औरत कौन है। आरोही उसे ही देख रही थी।
उसने उनसे पूछा, आप कौन है? उसकी बात सुन वो औरत बोली, मेरा नाम कांता है। मैं एक नैनी का काम करती हूँ और मुझे यहाँ नैनी के काम के लिए रखा गया है। उस औरत की बात सुनकर आरोही उनसे बोली, नैनी पर किसने रखा है आपको यहाँ? और किसके लिए? आरोही की बात सुन पीछे से आ रहा मोक्ष उससे बोला, मैंने रखा है उन्हें यहाँ, और दक्ष के लिए ये यहाँ पर है। ये बोल उसने उस औरत को इशारा किया। मोक्ष का इशारा देख कांता दक्ष के पास चली गई, जो अब एक बड़े से फिश टैंक के पास खड़ा होकर मजे से फिश देख रहा था। कांता उसके पास गई और बोली, बाबा क्या आपको आपका कमरा देखना है? उसमें आपके लिए एक सरप्राइज रखा है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। कांता की बात सुन दक्ष ने एक नजर आरोही को देखा तो उसने अपनी पलकें झपका दी। वो दक्ष को जाने तो नहीं देना चाहती थी, पर सामने मोक्ष खड़ा था। दक्ष के जाते ही मोक्ष आरोही के पास आया और उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। उसे कब से बेचैनी हो रही थी, किस बात से उसे ऐसा हो रहा था, उसे भी पता नहीं था। आरोही उससे बोली, नैनी रखने की क्या जरूरत है? मैं खुद अपने बेटे का ख्याल रख सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई नैनी। उसकी बात पर मोक्ष ने उसके चेहरे पर अपनी एक उंगली से सहलाते हुए कहा, पर मुझे जरूरत है नैनी की। मैं जब चाहूँ तुम्हें अपने साथ अपने बिस्तर पर ले जा सकूं और तुम कोई बहाना ना बना सको। इतना बोलकर उसने सीधे आरोही के होठों पर अपने होंठ रख उसे डिपली किस करने लगा था। उसके इस एक्शन से आरोही शॉक हो गई थी। कुछ सेकंड बाद उसे होश आया कि मोक्ष उसे किस कर रहा है और वो दोनों इस वक्त हॉल में खड़े हैं। आरोही उससे छूटने के लिए कसमसा रही थी, पर कोई फायदा नहीं था। मोक्ष बस बेसब्र होकर किस कर रहा था, जैसे कब से प्यासा हो। थोड़ी देर किस करने के बाद मोक्ष ने उसके होठों को छोड़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने ऐसा क्यों किया था, ये तो उसे भी नहीं पता थी। बस कब से उसे हो रही बेचैनी अब कम हो रही थी और आरोही को अब दूसरा शौक लगा था। मोक्ष का उसे अपने सीने से लगाना उसे अजीब लग रहा था, पर फिर भी वो वैसे ही खड़ी रही, अपनी सांसें संभालने की कोशिश करते हुए। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा था और खुद को शांत कर रही थी। इधर दक्ष कांता के साथ एक रूम में आ गया था। उस रूम में आते ही दक्ष हैरानी से सब जगह देख रहा था। रूम काफी बड़ा था। एक तरफ सुंदर सा बेड था, एक तरफ छोटा सा दक्ष के हिसाब का स्टडी टेबल था। उसके साइड में दो शेल्फ थे, एक में पूरे टेडी बियर भरे हुए थे और दूसरे में अलग अलग खिलौने थे। वो सब देखकर दक्ष को अच्छा लग रहा था। वो अपनी आंखों में उमक लिए सारी चीजें देख रहा था। एक पर तभी उसका चेहरा मायूस हो गया। उसने कांता से कहा, ये किसका रूम है? यहाँ कौन रहता है? क्या मैं इससे खेल सकता हूँ? उसकी बात का कांता कोई जवाब देती उससे पहले ही वहां एक आवाज गूंजी और उस आवाज को सुन दक्ष पीछे पलटकर दरवाजे पर खड़े इंसान को देखने लगा। कौन था दरवाजे पर? क्या होता है आगे? चैप्टर 29 दक्ष का रूम। अब आगे। इधर दक्ष कांता के साथ एक रूम में आ गया था। उस रूम में आते ही दक्ष हैरानी से सब जगह देख रहा था। रूम काफी बड़ा था। एक तरफ सुंदर सा बेड था, एक तरफ छोटा सा दक्ष के हिसाब का स्टडी टेबल था। उसके साइड में दो शेल्फ थे, एक में पूरे टेडी बियर भरे हुए थे और दूसरे में अलग अलग खिलौने थे। वो सब देखकर दक्ष को अच्छा लग रहा था। वो अपनी आंखों में उमक लिए सारी चीजें देख रहा था। एक पर तभी उसका चेहरा मायूस हो गया। उसने कांता से कहा, ये किसका रूम है? यहाँ कौन रहता है? क्या मैं इससे खेल सकता हूँ? उसकी बात का कांता कोई जवाब देती उससे पहले ही वहां एक आवाज गूंजी, बिल्कुल खेल सकते हो। और उस आवाज को सुन दक्ष पीछे पलटकर दरवाजे पर खड़े इंसान को देखने लगा। वो आवाज मोक्ष की थी। मोक्ष के छठते ही आरोही दक्ष के पास आ गई थी और उसके पीछे मोक्ष भी वहां आया था। दक्ष उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए बोला, सच में? तो मोक्ष ने उससे कहा, हाँ, और ये किसी और का नहीं है, ये तुम्हारे लिए ही है। ये तुम्हारा ही रूम है। उसकी बात सुनकर दक्ष का चेहरा खिल गया था। वो भागकर आरोही के पैरों से लिपट गया था और बोल, मम्मा देखो ना, हमारा रूम कितना अच्छा है। क्या आपको ये पसंद आया? उसकी बात सुनकर आरोही ने एक स्माइल की और उसे अपनी गोद में उठाया और उसके गाल पर किस कर बोली, हाँ बच्चा, मुझे भी बहुत पसंद आया। दक्ष उसकी गोद से नीचे उतरा और अपने खिलौने के साथ खेलने लगा। पर तभी मोक्ष उसकी तरफ तरफ झुका और धीरे से उसके कान के पास जाकर बोला, ये सिर्फ दक्ष का रूम है बेबी, हमारा रूम तो उधर है। क्या तुम हमारा रूम देखना नहीं चाहोगी? उसकी बात सुनकर आरोही ने एक नजर उसे देखा और रूम से बाहर निकल गई। मोक्ष उसकी तरफ ही देख रहा था,
जब आरोही ने उसे देखा था तो उसकी आंखों में मोक्ष को अपने लिए बेइंतहा नफरत दिखाई दे रही थी। आरोही वहां से निकलकर सीधे किचन में आ गई थी। मोक्ष सीधी अपने ऑफिस चला गया था। आरोही ने दक्ष के लिए खाना बनाकर उसे खिला दिया था और उसकी दवाई भी उसे खिला दी थी। आरोही को समझ नहीं आ रहा था अब आगे क्या करे। उसका काम भी छूट गया था और जिस शहर को वो 5 साल पहले छोड़कर गई थी, आज वो उसी शहर में वापस आई थी। आरोही ही की बार बार पुरानी यादें ताजा हो जाती थी। कभी वो मुस्कुराती, तो कभी उदास हो जाती, तो कभी उसके दिल में उसे दर्द होने लगता। उसे अपने लिए कोई काम ढूंढना था, पर उसे डर लग रहा था। अगर उसके अतीत के लोग उसके सामने आए, वो क्या करेगी? सोचते हुए ही उसे किसी की याद आई। वैसे वो उसे कभी भूली नहीं थी, पर आज इस शहर में आते ही उसके दिल में एक बेचैनी हो रही थी। क्या वो मुझे भूल गया होगा? उसने इतने सालों में मुझे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की कभी। सबने मुझे गलत समझा, पर वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता था? मैं जाने से पहले एक बार उससे मिलना चाहती थी, पर वो नहीं मिला, और अब चाहकर भी मैं उससे मिलने नहीं जा सकती हूँ। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसका दिल भी भर आया था। उसने अपने आंसू पोंछे और अपना खाना खाने लगी। दक्ष दवाई खाकर सो गया था। कांता उसे अच्छे से ट्रीट करती थी। इधर मोक्ष जब से आया था, तब से बस सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। आज उसने आरोही की आंखों में अपने लिए जो नफरत देखी थी, उससे वो पूरा डिस्टर्ब हो गया था। वो अपने काम में भी फोकस नहीं कर पा रहा था। वो अपनी चेयर पर टिककर बैठ गया और आरोही के बारे में सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने एक लड़की होटल रूम में बिना कपड़ों के एक लड़के की बाहों में आराम सोई हुई थी। उस रूम का हाल देखकर कोई भी समझ जाता वहां क्या हुआ है। उस लड़के ने उसे अपनी बाहों में भर हुआ था और वो लड़की उसके सीने में चेहरा छुपाए सो रही थी। ये याद आते ही मोक्ष ने एक झटके से अपनी आंखें खोली। अब उसकी आंखों लाल थी। उसके माथे की नसें फूली हुई थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे अगर अभी उसके सामने कोई गया, तो वो उसे जान से मार डालेगा। कुछ देर पहले वो कितना अलग दिखाई दे रहा था और अब वो किसी शैतान जैसा लग रहा था। राज एक फाइल लेकर उसके केबिन में आ रहा था, पर वो केबिन का डोर नॉक करता उससे पहले ही राज की नजर केबिन के अंदर बैठे मोक्ष पर गई। केबिन का डोर थोड़ा सा ओपन था, तो राज को मोक्ष दिखाई दिया और उसे देख राज ने वापस जाना ही बेहतर समझा। केबिन में मोक्ष ने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल करने लगा। चतीस, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। अब आगे। उस लड़के ने उसे अपनी बाहों में भर हुआ था और वो लड़की उसके सीने में चेहरा छुपाए सो रही थी। ये याद आते ही मोक्ष ने एक झटके से अपनी आंखें खोली। अब उसकी आंखों लाल थी। उसके माथे की नसें फूली हुई थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे अगर अभी उसके सामने कोई गया, तो वो उसे जान से मार डालेगा। कुछ देर पहले वो कितना अलग दिखाई दे रहा था और अब वो किसी शैतान जैसा लग रहा था। राज एक फाइल लेकर उसके केबिन में आ रहा था, पर वो केबिन का डोर नॉक करता उससे पहले ही राज की नजर केबिन के अंदर बैठे मोक्ष पर गई। केबिन का डोर थोड़ा सा ओपन था, तो राज को मोक्ष दिखाई दिया और उसे देख राज ने वापस जाना ही बेहतर समझा। केबिन में मोक्ष ने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल करने लगा। कुछ रिंग के बाद फोन पिक हुआ, तो मोक्ष ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, अगर आराम फरमाना हो गया हो तो पूरे विला की सफाई कर दो और रात का डिनर भी बनाकर रखना। उसके इतना कहते ही उधर से आरोही की आवाज आई, मैं सफाई करूं? वो अभी बोल ही रही थी कि उसकी बात बीच में काटते हुए मोक्ष गुर्राते हुए बोला, हाँ तुम करोगी सारे विला की सफाई और सारा काम भी तुम ही करोगी। मेरा घर कोई अनाथाश्रम नहीं है जो मैं किसी को भी रहने दूं। अगर तुम यहाँ रहती हो तो बदले में काम भी करना पड़ेगा और शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया, वरना तुम जैसे लड़की की इतनी औकात नहीं है जो ऐसे घर में रहे। इतना बोल उसने गुस्से से फोन कट कर दिया। इधर उसकी बात सुनकर आरोही के आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसके दिमाग में कुछ यादें ताजा हो गई थी। फ्लैशबैक। आरोही एक बिल्ली के पीछे भाग रही थी। वो बिल्ली पूरे घर में इधर से उधर भाग रही थी। वो घर घर नहीं महल था। तभी कोई उसे डांटते हुए बोली, आरू रुक जा, चोट लग जाएगी। कितनी बड़ी हो गई है, फिर भी बचपना नहीं गया तेरा। कैसे बच्चों के जैसे पूरे घर को गंदा कर देती हो। अगर तुम अभी नहीं रुकी ना आरू तो देख लेना, पूरे घर की सफाई तुमसे ही करवाऊंगी मैं।
इतना सुनना था कि वो झट से रुक गई और झल्लाते हुए बोली, क्या माँ आप भी हमेशा मुझे डांटते रहते हो? और मैं कहाँ बड़ी हुई हूँ? अभी भी मैं बच्ची ही हूँ। यकीन नहीं है तो पापा से पूछ लो। बस आपको बड़ी लगती हूँ। और सारे घर की सफाई में नहीं करने वाली। घर में इतने सारे नौकर किस लिए है? वो कर देंगे सारी सफाई। और अगर आपने मुझे डांटा तो मैं आपकी शिकायत करूंगी, पापा से देख लेना। वो इतना बोली ही थी कि उसका एक कान मरोड़ गया। वो चिल्लाते हुए बोली, आखक माँ क्या कर रहो हो आप? दर्द हो रहा है, छोड़ो प्लीज माँ। तो उसकी माँ बोली, मेरी शिकायत करोगी अपने पापा से? हाँ बोलो, उन्होंने ही सर पर चढ़ा रखा है तुम्हें इतना, और तुम बिगती जा रही हो। इतना बोल उन्होंने उसके कान को और खींचा तो आरोही चिल्लाई माँ। और इसी के साथ आरोही का हाथ अपने आप ही अपने कान पर चला गया था और उसके हाथ में पका उसका फोन टेबल पर गिर गया। फोन के गिरने की आवाज से आरोही का ध्यान टूटा। वो अपनी यादों में इतनी खो गई थी। जैसे अभी उन यादों को जी रही हो। उसके पास ये यादें ही तो थी, बाकी उसके पास कोई नहीं था दक्ष के सिवाय। आरोही वहां से उठी और अपने काम में लग गई। उसने पूरे घर की सफाई कर दी थी। अपने और दक्ष के लिए खाना बना लिया था और मोक्ष के लिए अलग से खाना बनाया था। किचन में उसकी डाइट चार्ट पहले से ही लगी हुई थी, तो उसने उस हिसाब से उसके लिए खाना बना दिया था और टेबल पर रख दिया था। और दक्ष को खाना खिलाकर उसकी दवाई भी दे दी थी और उसे सुला रही थी। दक्ष को सुलाते हुए आरोही वही उसके पास ही सो गई थी। मोक्ष जब घर आया तो उसे आरोही कहीं नहीं दिखाई दी। वो अपने कमरे में आया और बाथरूम में चला गया। जब वो बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आया तो उसे याद आया कि आरोही यहाँ नहीं है। उसे अपना इंतजार ना करता देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। वो रूम से बाहर निकल आया। उसे पता था आरोही इस वक्त कहाँ होगी। वो सीधे दक्ष के रूम में चला गया। वो अपने मन में बोला, आज तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हें हमेशा ये बात याद रहेगी कि तुम्हारी क्या औकात है। इतना बोल वो दक्ष के रूम में आ गया था, पर उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। वो अदर बेड पर देख रहा था। आरोही बेड के हेडरेस्ट से टेक लगाकर बैठी थी और दक्ष उसकी गोद में अपना सर रखे सो रहा था। एक और आरोही बैठे बैठे सो गई थी। शायद दक्ष को सुलाते सुलाते वो भी सो गई थी। मोक्ष बेड के पास आया और उसने दक्ष को उसकी गोद से धीरे से साइड कर आराम से लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर रूम की लाइट ऑफ कर दी और आरोही को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। 31 मोक्ष का गुस्सा। अब आगे वो रूम से बाहर निकल आया। उसे पता था आरोही इस वक्त कहाँ होगी। वो सीधे दक्ष के रूम में चला गया। वो अपने मन में बोला, आज तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हें हमेशा ये बात याद रहेगी कि तुम्हारी क्या औकात है। इतना बोल वो दक्ष के रूम में आ गया था, पर उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। वो अदर बेड पर देख रहा था। आरोही बेड के हेडरेस्ट से टेक लगाकर बैठी थी और दक्ष उसकी गोद में अपना सर रखे सो रहा था। एक और आरोही बैठे बैठे सो गई थी। शायद दक्ष को सुलाते सुलाते वो भी सो गई थी। मोक्ष बेड के पास आया और उसने दक्ष को उसकी गोद से धीरे से साइड कर आराम से लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर रूम की लाइट ऑफ कर दी और आरोही को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। मोक्ष आरोही को लेकर अपने रूम में आया और उसे अपने बेड पर धीरे से लिटाकर उसके बगल में लेट गया। उसने अपना हाथ कोहनी से बेड पर टिकाकर अपने हथेली पर सर रखकर उसे देख रहा था। मोक्ष काफी गुस्से में गया था उसे लेने, पर जब उसने आरोही को अपनी गोद में उठाया तो उसका गुस्सा अपने आप ही चला गया था। मोक्ष चाहे जितना गुस्सा हो आरोही से, पर जब भी आरोही के पास जाता उसके टच से मोक्ष का गुस्सा पिघल जाता था। आज भी ऐसा ही हुआ था। वो बस उसके पास लेटे उसके चेहरे को निहारने लगा था। अपने एक फिंगर से उसके चेहरे पर आए बालों को हटा रहा था। इन सब से बेखबर आरोही गहरी नींद में सो रही थी। शायद ज्यादा काम करने से थकी हुई थी। मोक्ष ने घर आते वक्त नोटिस किया था, पूरे घर की सफाई की गई थी। किचन भी साफ दिखाई दे रहा था। उसे पता था ये सब आरोही ने किया है। वो उसे देखते हुए पता नहीं क्या सोच रहा था, बस अपनी पलकें बिना झपकाए उसे एकटक देख रहा था। तभी उसे सुबह की दक्ष की बात याद आई और उसने आरोही का श्रग उतारा तो उसके दोनों बाह पर लाल नीले निशाना थे। मोक्ष बस उसे घूर रहा था। ये निशान उसने दिए थे उसे। जब आरोही की नींद खुलने लगी तो उसने सबसे पहले अपने साइड में हाथ फेरा, पर उसे वहां दक्ष नहीं मिला।
तो उसने दूसरी साइड अपना हाथ फेरना चाहा, पर तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। उसका हाथ मोक्ष ने पकड़ लिया था, क्योंकि वो नींद में हाथ फेरते हुए उसे गलत जगह टच कर रही थी। आरोही ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वहां मोक्ष था। उसने इधर उधर देखा तो वो समझ गई थी कि वो मोक्ष के रूम में है और दक्ष उसके साथ नहीं है। ये समझते ही उसने मोक्ष की तरफ देखा और बोली, सर आप कब आए और मैं यहाँ कैसे आई? ये बोलते वक्त उसके आंखों में मोक्ष को फिर से अपने लिए वही नफरत दिखाई दे रही थी, पर उसके शब्द वो बड़े सलीके से बोल रही थी। उसे देखते हुए मोक्ष बोला, क्या तुम भूल गई कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो तुम्हें यही होना चाहिए था, मेरे रूम में, मेरे बेड पर। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें अपनी गोद में उठाकर लेकर आऊंगा, या तुम खुद को मेरी गर्लफ्रेंड समझने लगी हो जो मैं तुम्हारे ऐसे नखरे उठाऊंगा। मोक्ष की बात सुनकर उसे इंसल्टिंग फील हुआ था, पर उसने उससे कहा, नहीं सर, मैं आपकी कोई नहीं हूँ और ये बात मुझे तसल्ली देती है कि मैं आपकी कोई नहीं हूँ और इन फ्यूचर में आपकी कुछ बनना भी नहीं चाहती। अगर बात मेरे बेटे की जान पर ना आती तो मैं आपको कभी अपनी लाइफ में झांकने तक नहीं देती, पर मैं अपने बेटे के लिए मजबूर हो गई। उसका इतना कहना था कि मोक्ष गुस्से से भर गया था। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, कुछ बनना नहीं चाहती हो पर तुम ऑलरेडी बन चुकी हो। ये बोलते वक्त वो बेड से खड़ा हो गया था और अब उसने आरोही को अपनी गोद में उठाया और बाथरूम में लेकर जाने लगा। आरोही को समझ आता उससे पहले वो मोक्ष की गोद में थी। वो उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी थी। मोक्ष ने अंदर आकर उसे बाथटब में पटक दिया। बाथटब पहले से ही भरा हुआ था, उसका पूरा पानी उछलकर नीचे फर्श पर गिरा। आरोही अभी खुद को संभालने में लगी हुई थी, पर तभी मोक्ष ने उसके चेहरे को कसकर पकड़ लिया और अपने हाथों को कसते हुए उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए दांत पीसते हुए बोला, मेरी कोई नहीं बनना चाहती हो तुम? हाँ, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे साथ रहने की। जब तक मुझे तुमसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तब तक ही तुम मेरे साथ मेरे घर में हो। जिस दिन मेरा तुमसे मन भर जाएगा उस दिन मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। इतना वो उसने उसके चेहरे को झटक दिया और अगले ही पल अपने कपड़े उतारकर बाथटब में बैठ गया और आरोही को खींचकर अपने करीब कर लिया। मोक्ष ने उसके बालों को अपने हाथ में कसके पका तो आरोही को अपने बालों में दर्द होने लगा था। वो बस मोक्ष के हाथ से अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जब 32 आरोही का सुकून, अब आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे साथ रहने की। जब तक मुझे तुमसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तब तक ही तुम मेरे साथ मेरे घर में हो। जिस दिन मेरा तुमसे मन भर जाएगा उस दिन मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। इतना वो उसने उसके चेहरे को झटक दिया और अगले ही पल अपने कपड़े उतारकर बाथटब में बैठ गया और आरोही को खींचकर अपने करीब कर लिया। मोक्ष ने उसके बालों को अपने हाथ में कसके पका तो आरोही को अपने बालों में दर्द होने लगा था। वो बस मोक्ष के हाथ से अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे स्ट्रगल करता देख मोक्ष ने उसके कमर अपने दूसरे हाथ से कसते हुए कहा, तुम मेरी कुछ नहीं बनना चाहती थी पर बन तो गई हो। उसकी बात पर आरोही हैरानी से उसके आंखों में देखने लगी। तो मोक्ष बोला, तुम मेरी मिस्ट्रेस बन गई हो बेबी। ये बोलकर उसने उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसे रफली किस करने लगा। आरोही की आंखों में आंसू भर गए थे। मोक्ष की बात उसके दिल में चुभ रही थी। वो अब उसकी मिस्ट्रेस है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा था। आरोही को अपने सामने स्ट्रगल ना करता देख मोक्ष ने उसके होठों पर बाइट कर दिया। मोक्ष उसे किस के साथ साथ बाइट भी कर रहा था, पर आरोही का कोई रिस्पांस नहीं था। ना वो उसे दूर कर रही थी, ना कोई हरकत कर रही थी। आरोही को अपने होंठों पर हो रहे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज उसके दिल में दर्द की लहर दौड़ रही थी। उसके कानों में किसी के कहे बद गूंज रहे थे, अभी भी टाइम है, अभी भी तुम किसी की तो बीवी बन ही सकती हो। अपनी सुंदरता के जाल में किसी को फंसाकर उससे शादी कर लेना। मैं तो कहती हूँ गिरा दो इस नाजायज बच्चे को, वरना कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। फिर तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है, किसी अमीर आदमी की रखेल बनकर रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी। वैसे तुम्हारी यही औकात है जो मैंने तुम्हें दिखाई है। और इसी के साथ हंसने की आवाज। आरोही उसी याद में खोई हुई थी। उसके आंखों से बस आंसू बह रहे थे जो उसका दर्द बयां करे, पर शायद देखने वाला कोई नहीं था। मोक्ष को अपने मुंह में खून का टेस्ट आने लगा तो उसने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके गर्दन पर किस करने लगा। मोक्ष अब तक उससे किस करते हुए उसके सारे कपड़े उतार चुका था और उसमें पूरी तरह से खो गया था।
आरोही जो अपने ख्यालों से बाहर आए तो मोक्ष की हरकतें देखकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने उसे रोका नहीं। उसे पता था उसकी कोशिश करने का कोई फायदा नहीं था। उल्टा मोक्ष उसे और ज्यादा कसकर पकड़ लेता। मोक्ष जान रहा था आरोही बस बेजान सी बैठी है। वो मन में ही बोला, तुम्हारी ऐसी कोई चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगी। तुम चाहे जो करो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। मोक्ष ने उसे वही लिटाया और उसके ऊपर आ गया। मोक्ष के हाथ उसके शरीर का कोना कोना नाप रहे थे और उसे महसूस कर रहे थे। वो अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो उसमें समाया तो फिर से आरोही की बंद आंखों से आंसू गिर पड़े। थोड़ी देर बाद मोक्ष उठा और शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसने आरोही को वैसे ही बाथटब में छोड़ा था और आरोही भी वैसे ही बाथटब में लेटी थी। ना उसने उठने की कोशिश की और ना ही अपने आप को ढकने की। मोक्ष शावर लेकर वहां से चला गया था। आरोही ने फिर से गर्म पानी का टॉप ऑन कर दिया और अपनी आंखें बंद कर लेट गई। इधर मोक्ष अपनी स्टडी रूम में बैठा काम कर रहा था, पर वो अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आरोही पर उतारी थी, पर फिर भी उसे बेचैनी होने लगी थी। उसे ना चाहते हुए भी आरोही का आंखें बंद किया चेहरा याद आ रहा था। उसने अपना एक हाथ जोर से टेबल पर पटका और गुस्से से बोला, यही तो मैं करना चाहता था। तुम्हें हर वक्त तड़पाना चाहता था। तो अब सब कुछ में हिसाब से हो रहा है। फिर भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता? नफरत करता हूं मैं तुमसे आरोही, बेहद नफरत। इतना बोल उसने जोर से एक लात चेयर पर मारी और रूम से बाहर चला गया। इधर आरोही अब तक तैयार होकर दक्ष के रूम में आ गई थी और दक्ष को बड़े प्यार से उठाते हुए बोली, उठो बच्चा, देखो कितनी देर हो गई है और तुम अब तक सो रहे हो। दक्ष, बच्चा उठो जल्दी से, वरना मम्मा ने जो दक्ष के पसंद का नाश्ता बनाया है वो खत्म हो जाएगा और दक्ष को फिर नहीं मिलने वाला नाश्ता। अपने मम्मा की बात सुनकर दक्ष ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और एक झटके उठकर बैठ गया। उसकी इस हरकत से आरोही को हंसी आ गई और उसने दक्ष को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। दक्ष को अपने सीने से लगाते ही आरोही अपना सारा दर्द वो भूल गई थी। उसे दुनिया भर का सुकून मिलता दक्ष को गले लगाकर। दक्ष को गले लगाते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और शांति से खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस सुकून छाया था और एक छोटी सी स्माइल थी। वही ये सब डोर पर खड़ा मोक्ष देख रहा था। वो अपने स्टडी रूम से गुस्से में बाहर जा रहा था, पर दक्ष के रूम से आती आरोही की आवाज सुनकर वही खड़ा होकर अंदर देखने लगा था। 33 दिल का दर्द। अब आगे उसकी इस हरकत से आरोही को हंसी आ गई और उसने दक्ष को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। दक्ष को अपने सीने से लगाते ही आरोही अपना सारा दर्द वो भूल गई थी। उसे दुनिया भर का सुकून मिलता दक्ष को गले लगाकर। दक्ष को गले लगाते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और शांति से खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस सुकून छाया था और एक छोटी सी स्माइल थी। वही ये सब डोर पर खड़ा मोक्ष देख रहा था। वो अपने स्टडी रूम से गुस्से में बाहर जा रहा था, पर दक्ष के रूम से आती आरोही की आवाज सुनकर वही खड़ा होकर अंदर देखने लगा था। आरोही ने दक्ष को अपने से अलग किया और उसके छोटे से चेहरे प्यार से अपने दोनों हाथों में लेकर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगी। आरोही को दक्ष पर ऐसे प्यार लुटाते देख मोक्ष की हाथ मुट्ठी में बंध गए थे और उसकी नसें तन गई थी। इन सब से अनजान आरोह और दक्ष अपने में गुम थे। दक्ष हंसते हुए बोला, मम्मा बस करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। एक दक्ष की बात सुन आरोही उसके पेट में गुदगुदी करते हुए बोली, अच्छा तो तुम्हें गुदगुदी हो रही है? हाँ। ये बोल वो दक्ष के पेट पर गुदगुदी कर रही थी और दक्ष खिलखिलाकर हंस रहा था। उन दोनों की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। मोक्ष आरोही की हंसी में खोया था। आज पहली बार वो उसे इतना खुलकर हंसते हुए देखा था। वो जब से उससे मिली थी बस रोती ही रहती थी। शायद इसकी वजह भी खुद मोक्ष ही था। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे रुलाने में। वो तीनों अपने में खोए हुए थे, पर तभी वहां फोन की रिंगटोन बजी जिससे वो चुप हो गए थे। आरोही ने जब डोर की तरफ देखा तो उसके चेहरे की हंसी एक पल में गायब हो गई थी। ये बात मोक्ष ने नोटिस कर ली थी। दक्ष भी अब चुप हो गया था और डोर की तरफ देखने लगा था। मोक्ष उन्हें ही देख रहा था, पर कोई कुछ बोलता उससे पहले ही आरोही ने दक्ष को गोद में उठा लिया और बोली, चलो बच्चा, फ्रेश होना है ना। और वो दक्ष को लेकर सीधे बाथरूम में चली गई। वो काफी धीमे चलते हुए बाथरूम में चली गई थी। इधर मोक्ष का चेहरा उन्हें हंसता देख थोड़ा शांत होने लगा था, फिर से गुस्से से भर गया था। आरोही ने डोर की तरफ देखा जरूर था, पर उसने मोक्ष के चेहरे को नहीं देखा था।
उसे लग रहा था वो उसे इग्नोर कर रही है। अब मोक्ष बाहर जाने के बजाय अपने जिम में चला गया और अपने ग्लव्स पहनकर पंचिंग बैग पर पंच कर रहा था। वो उस पर ऐसे पंच कर रहा था मानो अपने अदर का सारा गुस्सा उस पर ही उतार रहा हो। वो पसीने से पूरा भीग गया था, पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसका फोन भी कब से बज रहा था, पर वो था कि अपनी सोच में खोया, पागलों की तरह उस बैग पर पंच कर रहा था। अगर कुछ देर और ऐसा ही चलता रहा तो उसके हाथों में फ्रैक्चर हो जाएगा। पर मोक्ष को अपने हाथों में हो रहे दर्द से भी कोई मतलब नहीं था। तभी वो पंचिंग बैग टूटकर नीचे गिरा और मोक्ष के हाथ रुक गए। इधर आरोही दक्ष को फ्रेश करवा कर बाहर ले आई थी। उसने दक्ष को जगाने से पहले ही उसके नाश्ते की सारी तैयारी कर ली थी। वो उसे लेकर वो डाइनिंग टेबल पर आ गई थी। उसने दक्ष वहां चेयर पर बैठाया और उसका नाश्ता लेकर आई। तभी उसे स्टेयर्स पर से फुटवेयर की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी नजरें उठाकर नहीं देखा। उसे पता था वहां कौन हो सकता है। वो चेयर पर बैठने वाली थी, पर रुक गई और किचन की तरफ चली गई। मोक्ष नीचे आते हुए उसे ही देख रहा था। उसकी नजरें हर वक्त उसी पर होती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे मोक्ष उसे अपनी नजरों में कैद कर लेगा। मोक्ष नीचे आया और अपनी हेड चेयर पर बैठ गया तो आरोही ने किचन से उसके नाश्ते की प्लेट लाकर उसके सामने रख दी और दक्ष के पास आकर उसके प्लेट से ढक्कन हटाया। तो दक्ष खुश होते हुए बोला, वाओ मामा, व्हाइट सॉस पास्ता इज माय ऑलवेज फेवरेट डिश। उसकी बात सुनकर मोक्ष दक्ष की तरफ देखने लगा। दक्ष कितना खुश था उस पास्ता को देखकर। उसे याद आया वो भी तो ऐसे ही खुश होता था व्हाइट सॉस पास्ता देखकर, और वो लड़की तो उछलने लगती पास्ता देख। फ्लैशबैक, मोक्ष अपने पास्ता से बाउल को उठाकर देख रहा था। अब वो पूरा खाली था। ये देख वो उस लड़की को घूर रहा था। तुमने मेरा पास्ता क्यों खाया? तुम्हारे पास तुम्हारा पास्ता है ना, तो मेरा क्यों खाया? तो उसकी बात पर वो लड़की मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, मेरा पास्ता तो कब का फिनिश हो गया था और मुझे भूख लगी थी, तो मैंने तुम्हारा भी सारा पास्ता खा लिया। उसकी बात पर मोक्ष अपने हाथ बांध कर बोला, तो तुम्हें भूख लगी थी जब आंटी रोटी सब्जी बनाती है, तब तो तुम्हारा पेट इतना सा हो जाता है, और आज पास्ता देख बड़ा हो गया कि तुमने 2 बाउल भरकर पास्ता खा लिया। मोक्ष की बात पर वो अपने दांत दिखाते हुए बोली, वो मेरा फेवरेट खाना है, तो उसे देखकर ही भूख बढ़ जाती है मेरी। तो मोक्ष झल्लाते हुए बोला, इतनी भूख लगी है तो मुझे खा जाती, मेरा पास्ता क्यों खाया? आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।